हेलो एवरीवन। अब जो हमारा यूपीएससी है उसमें अराउंड 6 मंथ्स बचे हुए हैं। 6 मंथ के आसपास बचे हुए हैं। तो अब आपको क्लियर कट प्लान बनाना पड़ेगा अपना कि आपको करंट अफेयर कैसे फॉलो करना है और स्टैटिक कैसे फॉलो करना है। अब आप कंफ्यूजन में नहीं रह सकते हैं। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आप वहाँ से करें जहाँ से आपका करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों कवर हो रहा है। ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर अलग और स्टैटिक अलग अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। फिर आपके पास एंड टाइम में जाकर के बहुत सारे काम हो जाएंगे। फिर आप मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं। करंट अफेयर अगर आप मैगजीन से करेंगे तो आपको हर महीने 120 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। और वो 120 पेजेस बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं क्योंकि उनका फॉन्ट साइज कम होता है, प्लस न्यूज़ेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कवर होती हैं। तो मैं जो आपको करा रहा हूँ ये डेली मैं आपको 5 न्यूज़ कराता हूँ। आप इसमें इफेक्टिवली रिवाइज भी कर सकते हैं। एक बार आप सुबह में इसे देखिए, शाम में आप सोने से पहले इसे एक बार एक्टिव रिकॉल कर लीजिए कि आपने कौन कौन सी न्यूज़ आज पढ़ी। फिर अगले दिन का वीडियो देखने से पहले जो पिछले दिन आपने न्यूज़ पढ़ी थी उसे आप एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए, फिर अगले दिन का वीडियो देखिए। इससे आप एक ही न्यूज़ को 2 बार रिवाइज ऐसे ही कर ले रहे हैं। एक उस दिन ही रिवाइज कर लेंगे रात में सोने से पहले, और एक अगले दिन नई न्यूज़ देखने से पहले आप रिवाइज कर लेंगे। 2 बार तो ऐसे ही रिवाइज हो गई। प्लस अगर आप एक बार और मंथली कंपाइलेशन आएगा तो वहां से भी आप रिवाइज कर लेंगे, तो 3 इफेक्टिव रिवीजन आपके ऐसे ही हो गए बहुत ही कम एफर्ट में। अब ये आसानी आपको मैगजीन के साथ नहीं मिल पाएगी। मैगजीन बहुत ही हेक्टिक हो जाती है, बहुत ही बल्की हो जाती है। और प्लस वहां पे पहले से ही चीजें अलग नहीं की गई हैं। आपको ये पढ़ने में भी कंफ्यूजन होगी कि कौन सी चीजें आपको अलग करनी है, कौन सी चीजें अलग नहीं करनी है, या क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पहले से ही मिल रही हैं, तो आप इसे फॉलो करिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, ना कि आपको कौन कौन सी कोचिंग की मैगजीन पढ़नी है। वो चीज़ें आप छोड़िए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना फोकस बनाइए। हमारी इस कंपाइलेशन से पिछले यूपीएससी में 25 में अराउंड 15 क्वेश्चंस आए थे। कुछ डायरेक्टली आ गए थे, कुछ इनडायरेक्टली आए थे, पर अराउंड 15 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं तो डेली फॉलो करिए, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ करिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। तो हम आज 13 और 14 मतलब कल और आज दोनों की न्यूज़ कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं कल बना नहीं पाया था। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो बुकर प्राइस से रिलेटेड है। अब बुकर प्राइस से तो पहले हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। 2 टाइप के बुकर प्राइस होते हैं। ठीक है, पहला बुकर प्राइस है और दूसरा इंटरनेशनल बुकर प्राइस है। तो जो बुकर प्राइस है वो 69 में स्टैब्लिश हुआ था और ये वाला 2005 में। दोनों को सेम बुकर प्राइज फाउंडेशन ने स्टैब्लिश किया था। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो बुकर प्राइज होता है उसमें ओरिजिनल इंग्लिश नॉवेल होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिनली रिटन होनी चाहिए। और जो इंटरनेशनल है उसमें ट्रांसलेटेड आर्ट ऑफ फिक्शन को भी इंक्लूड किया गया है, जो किसी और लैंग्वेज में लिखे गए थे मगर फिर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसमें सिर्फ ऑथर को प्राइज मिलता है, इसमें ऑथर को और ट्रांसलेटर को दोनों को प्राइज मिलता है। ठीक, ये इसके कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और मैं आपको अवार्ड्स के बारे में बता देता हूँ जो इस साल दिए गए हैं। तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 25 का था वो मिला था बानू मुश्ताक को। इनकी बुक का नाम था हर्ट लैम्प, जिसे दीपा बाश्ती ने ट्रांसलेट किया था। और जो 2025 का बुकर प्राइज है वो मिला है डेविड शेजले को, जिसने एक फ्लैश नाम की बुक लिखी थी। ये एक हंगेरियन ऑथर हैं, तो ये पहले हंगेरियन ऑथर बने हैं जिन्हें ये बुकर प्राइज अवार्ड दिया गया है। तो अब कुछ और इंडियंस हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये कौन है? वी एस नायपॉल है सर। वी एस नायपॉल के बारे में आप जानते ही होंगे अगर आप बुक एंथुजियास्ट हैं तो। इसमें मैंने काफ़ी नॉवेल्स पढ़ रखी हैं। मैंने ये नॉवल तो नहीं पढ़ी है पर मैंने सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी है। अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत अच्छी नॉवल है। किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉज भी अच्छी है। अरविंद अडिगा की द वाइट टाइगर भी अच्छी नॉवल है, फिक्शन है। इसमें एक ड्राइवर होता है जो अपने ओनर्स को मार देता है, उसके बाद वो अपनी ही एक कैब की कंपनी स्टैब्लिश करता है। उस चीज को लेकर की नॉवेल है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट नॉवेल है ये पढ़ने के लिए।
तो ये रहा बुकर प्राइस का। हमारा जो अगला टॉपिक है वो GRAP है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अब वो 400 के ऊपर जा चुका है। और अब वहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग रही हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो प्लान था ये 2017 में आया था। इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लॉन्च किया था दिल्ली NCR के बढ़ते पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए। तो अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो GRAP एक टाइप की इमरजेंसी प्लान है जो एयर क्वालिटी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एक्शन बनाती है। ठीक, जैसी एयर क्वालिटी वैसा एक्शन वैसा रेस्पॉन्स। तो एयर क्वालिटी के 4 स्टेज होते हैं। पहला मॉडरेट है, फिर वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर, प्लस। ठीक है। तो हर स्टेज के लिए अलग अलग मीजर्स भी हैं। जैसे अगर पुअर क्वालिटी चल रही है, तो अगर पुअर चल रही है तो कंस्ट्रक्शन, डस्ट कंट्रोल और वेस्ट बर्निंग बंद कर दिए जाएंगे। वेरी पुअर है तो पार्किंग फीस बढ़ा दी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें, और जैसे कुछ वो सारी चीज़ें जैसे एक्चुअली स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं PM 2.5 या 10 टाइप के, उन्हें बैन कर दिया जाता है। और सीवियर लेवल पे स्कूल्स भी बंद कर दिए जाते हैं, सारे कंस्ट्रक्शंस रख दिए जाते हैं, ट्रक्स की एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, बिग व्हीकल्स की। सीवियर प्लस है तो ऑड इवन स्कीम चलने लगती है, और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें सीवियर प्लस में आती हैं। GRAP का कोऑर्डिनेशन करता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। तो जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है वो NCR रीजन में इसको इम्प्लीमेंट करता है। ये इंश्योर करता है कि दिल्ली NCR के सारे स्टेट्स, दिल्ली NCR में कौन से स्टेट्स हैं? दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है और यूपी है। ये लोग मिल करके टाइमली एक्शंस लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो GRAP है ये रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तब हम एक्शन लेते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे इससे पोल्यूशन हो ही ना। खैर ये सरकार की प्रॉब्लम है और सरकार को ही सॉल्व करना है, गवर्नमेंट को सॉल्व करना है। तो जो हमारा AQI है उसमें अराउंड 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। आपको ये सारे पॉल्यूटेंट्स याद होने चाहिए जो AQI में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PM 2.5 है, PM 10 है, NO2 है। ये याद रखिएगा कि NO2 है, N2O नहीं है। ये लाफिंग गैस होती है N2O। SO2 है, CO है, O3 है, NH3 है और लेड है। O3 अगर ट्रोपोस्फियर में है तो वो पोल्यूटेंट होता है, लेकिन अगर स्ट्रेटो में है तो वो अच्छा होता है। ठीक, गुड ओजोन और बैड ओजोन, स्ट्रेटो में है तो गुड ओजोन और ट्रोपो में है तो बैड ओजोन। ट्रोपोस्फियर में है तो फिर वो सनलाइट और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन से बनता है, इसलिए वो बैड ओजोन होता है और एक पॉल्यूटेंट होता है। पर अगर वो स्ट्रेटोस्फियर में है तो वो अच्छा है और अर्थ को UV रेस से बचाता है। तो ये रही बात GRAP से रिलेटेड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो KL पीस अकॉर्ड है। KL पीस अकॉर्ड मतलब कुआलालंपुर पीस अकॉर्ड। थाईलैंड और कंबोडिया में कुछ टाइम पहले एक बॉर्डर पे एक टेम्पल को लेकर के कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। एक्चुअली वो टेम्पल के पोजेशन को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट थी। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट आई थी वो कैसे आई थी कि जब ब्रिटिशर्स नहीं, फ्रेंच थे, तो जो फ्रेंच कॉलोनियल अथॉरिटीज थी उन्होंने जो बाउंड्री डिमार्केशन की थी तो वो प्रॉपरली नहीं की थी। और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं इनकी बाउंड्री में जो कि दोनों के बीच में टेंशन है या कंफ्यूजन है, दोनों लोग एक्सेप्ट नहीं, दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये किसका है प्रॉपरली, इसीलिए बार बार कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो जो थाईलैंड है उसने KL पीस अकॉर्ड को सस्पेंड कर दिया था। तो कंबोडिया को बोला थाईलैंड ने कि कंबोडिया ने लैंड माइंस बिछाए थे जिसकी वजह से थाईलैंड के सोल्जर्स की जान गई। और कंबोडिया ने बोला कि वो जो लैंड माइंस थे वो पीस अकॉर्ड साइन होने के पहले के थे, मतलब जुलाई 25 के पहले के थे, इसीलिए थाईलैंड को मिसगाइडेड अप्रोच नहीं रखनी चाहिए और अकॉर्ड सस्पेंड नहीं करना चाहिए। और अब दोनों आसियान के मेंबर हैं। अब देखते हैं आगे इस चीज़ का क्या सलूशन निकल पाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। अब ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी है कहाँ पे? रामेश्वरम धनुषकोडी तमिलनाडु में है। जो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो होती हैं ये फ्लेमिंगो की लार्जेस्ट स्पीशीज होती हैं।
इनकी हाइट 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में मिलती है। एक माइग्रेटरी स्पीसीज है। एल्गे खाती हैं जिसकी वजह से इनका कलर पिंकिश हो जाता है, रेडिश पिंक हो जाता है। क्रस्टेशियंस भी खाती हैं, प्लैंक्टन्स भी खाती हैं। अब ये ब्रीडिंग कॉलोनीज में, जब ये ब्रीडिंग कॉलोनीज में रहती हैं और इनकी ब्रीडिंग जो पैटर्न होता है उस पे ह्यूमन डिस्टरबेंस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसी भी एनिमल पे पड़ सकता है। पर ये लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो यही इशू था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में थी कि जो धनुष कोटी है वहाँ पे एक विंड फार्म प्रपोज किया गया है तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट की के तरफ से। अब ये देखना है कि ये इस चीज़ को कितना नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, इस वजह से ये न्यूज़ में आया था। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। एनुअली होता है, इसमें इंडियंस ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस बार, जो कि कायरो इजिप्ट में हुआ था। दो नाम आपको याद रखने हैं, एक सम्राट राणा और एक अनीश भनवाला। सम्राट राणा को गोल्ड मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और अनीश भानवाला को सिल्वर मिला है 25 मीटर रैपिड फ्री पिस्टल में। ये दोनों पहली बार ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मरकरी पॉल्यूशन। अब मरकरी, आप सभी को पता होगा, मरकरी पॉल्यूशन से रिलेटेड हमेशा एक कन्वेंशन दिमाग में आता है जो है मीना माटा कन्वेंशन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि WHO ने मरकरी को एक टॉप 10 केमिकल्स की लिस्ट में डाला है जो कि पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। तो मरकरी एयर, वाटर और सॉइल दो तीनों को कंटेमिनेट कर सकता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को, और किडनी फेलियर्स भी करा सकता है। अब मरकरी से होता क्या है, मीना माटा डिजीज होती है। ये हम पहले भी वीडियो में अपने कवर कर चुके हैं, मीना माटा डिजीज। जिससे रिलेटेड एक मीना माटा कन्वेंशन है जिसको 2013 में अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में 2017 में ये आया। इंडिया ने साइन 2014 में किया था इसे। अब ये, इसे करना क्या है इसे, अब मर्क्यूरी है और मीना माटा है, तो इसे ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है जो कि मरकरी पोल्यूशन की वजह से होती है। अब जो मीना माटा कन्वेंशन है उसके अंदर जो एक डेंटल एमेलगम्स के बारे में आपको पता होगा, जब भी आपके दांत में कैविटीज आ जाती हैं तो डेंटिस्ट उनकी फिलिंग करते हैं, उन कैविटीज को साफ करते हैं, फिर उनकी फिलिंग करते हैं। तो उसमें डेंटल एमेलगम्स का यूज करते हैं जो कि लिक्विड मर्करी प्लस पाउडर्ड एलॉय ऑफ सिल्वर टिन एंड कॉपर होता है। अब WHO कहना है कि अगर हमें मर्कुरी को पूरी तरीके से, मर्कुरी पोल्यूशन को पूरी तरीके से फेज फेज आउट करना है तो हमें डेंटल एमलगम्स का यूज खत्म करना पड़ेगा बाय 2034। ये इसकी डेडलाइन है। तो हम इसकी जगह यूज क्या करेंगे, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, हम प्लास्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं और सारी चीज़ों का भी यूज कर सकते हैं। हमारा मेन एम क्या है कि हमें मर्करी और उससे होने वाली डिजीज को खत्म करना है पूरे तरीके से। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है GST एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब GST एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है? तो GST के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो बिजनेसेस और टैक्स पेयर के बीच में डिस्प्यूट बढ़ने लगे रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही तो डिस्प्यूट आना जनरल सी बात है। तो जैसे टैक्स डिमांड हो गया, पेनल्टी हो गया, या इंटरप्रिटेशन इश्यूज हैं अगर, तो ये सारी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए GST एपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया था। तो लेकिन इसके पहले इन केसेस को हाई कोर्ट तक ले जाना पड़ता था, जिससे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ओवर बर्डनड है जुडिशरी हमारी, आपको पता होगा ये। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने GST एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ये जो GST रिलेटेड अपील्स को फास्ट ट्रैक कर देती है। अब ये काम कैसे करती है? तो अगर किसी टैक्स पेयर को स्टेट या सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी के डिसीजन से प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले, सॉरी, कमिश्नर के पास जाएगा, अपील करेगा। और फिर भी अगर सोल्यूशन उसको नहीं मिलता है तो GST एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है वो।
ट्रिब्यूनल के पास फाइनल फैक्ट फाइंडिंग पावर होती है, मतलब ये हाई कोर्ट जाने से पहले की लास्ट अपील बॉडी है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि ये हर स्टेट में है और जिसकी प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में है। 31 स्टेट बेंच प्लस प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली। कंपोजिशन क्या है? दो जुडिशियल मेंबर हैं, एक टेक्निकल मेंबर है फ्रॉम स्टेट और एक टेक्निकल मेंबर है फ्रॉम सेंटर। एक जगह सेंटर होगा, स्टेट नहीं। तो इस स्टैट्यूटोरी बॉडी है, लॉ के थ्रू स्टैब्लिश की गई है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। अपील देखती है जीएसटी अथॉरिटीज जीएसटी एक्ट के अगेंस्ट, जो भी जीएसटी एक्ट की वजह से कंफ्यूजन या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसकी अपील देखती है। जीएसटी एटीई कोड पोर्टल भी एक लॉन्च किया गया था, इसे जीएसटी आईएन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मानी एनआईसी ने डेवलप किया था। अब ये ऑनलाइन अपील फाइलिंग कर सकता है, अगर किसी ने अपील किया है ऑनलाइन अपील कर सकता है, वो जो अपील की उसे ट्रैक कर सकता है, हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है ऑनलाइन थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जीएसटी इश्यूज का इस तरीके से जल्दी निपटारा हो जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, जुडिशरी पर बर्डन भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ फायदे हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2024 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इस बार जो हुई है ये बेलगावी कर्नाटका में हुई है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी पार्टिसिपेट करती है, लैंड फोर्सेस। इसका जो पहला एडिशन है वो 2012 में हुआ था, कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। और जो अब अगला और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो आफ्सपा है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये लॉ 1958 में पास हुआ था और इसका मेन पर्पस था जो इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर देने का, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। अब क्वेश्चन आता है कि ये पावर है क्या? तो आफ्सपा के अंदर जो आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको एक्स्ट्रा पावर्स क्या मिलती हैं कि किसी को शक के आधार पे अरेस्ट हम कर सकते हैं, हम मतलब फोर्सेस कर सकती हैं, बिना वारंट के सर्च कर सकती हैं प्रीमाइसेस को उनकी, और अगर जरूरत पड़ रही है तो फोर्स भी यूज कर सकती हैं, इवन फायरिंग भी कर सकती हैं। ये एक्ट सिर्फ तब लागू होता है जब किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है। जैसे इस टाइम नागालैंड के कुछ पार्ट्स में है, मणिपुर में है, आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में भी है ये। तो जो अब इस एक्ट को लेकर के दो ग्रुप बने हुए हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं और कुछ हैं जो इसे अपोज करते हैं। तो सपोर्टर्स का कहना है कि आफ्सपा से सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेक्शन मिलती है और वो इफेक्टिवली काम करते हैं। हाँ, पर जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये लॉ ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है और फेक एनकाउंटर्स हो जाते हैं, आर्बिट्रेरी अरेस्ट हो जाते हैं और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आफ्सपा का मिसयूज नहीं होना चाहिए और ऑपरेशन प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हम आप यूज़ कर रहे हैं इसे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पे हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे इस टाइम पे ये मणिपुर में लगा हुआ है कि मणिपुर में अराउंड 1 ईयर होने वाला है, वहाँ की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है और कोई न्यूज़ भी अब तो नहीं आती है मणिपुर से। तो रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट से आफ्सपा को पार्शली विथड्रॉ भी किया है, जैसे नागालैंड और असम से। तो कुछ इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसका कुछ और नाम है जिसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट। पावर्स मैंने आपको बता दिए हैं। डिस्टर्ब एरिया में लगता है, डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और स्टेट का गवर्नर कर सकता है डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? नागा हिल अपराइजिंग में 1958 में लगा था ये। किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिए तो उसके बाद एटलीस्ट 3 मंथ में अगर डिस्टर्ब एरिया है वो, तो इसको हम लगा सकते हैं। मतलब अगर कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हुआ है और कम से कम 3 महीने तक वो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर्ड है, तब ये लग सकता है। स्पेशल पावर्स मैंने बता दी आपको। गैदरिंग नहीं हो सकती है 5 से ज़्यादा लोगों की। ओपन फायर की परमिशन होती है।
अरेस्ट की परमिशन होती है विदाउट वारंट, सर्च की परमिशन होती है वो भी विदाउट वारंट। और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन तभी हो सकता है या फिर इंटेरोगेशन या सैंक्शंस तभी लग सकते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अलाउ करे। तो ये थी कुछ चीज़ें AFSPA आफ्सपा से रिलेटेड। और आज की वीडियो में इतना ही।